हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जानदार शानदार मज़ेदार होंगे। और आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल एओ को लेकर के। ठीक है, जिनका भी डबल एओ का पेपर है, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 बहुत अच्छा किया है, और जिनका भी लगभग 130 प्लस मार्क्स आया है, तो उनको डबल एओ पेपर की तैयारी करना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, डबल एओ पेपर को लेकर के। तो मेरे प्रिय दोस्तों, डबल एओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट या फिर अकाउंट्स ऑफिसर। और हम लोग का मेन टारगेट है कि इस पेपर में 80 में 80 लाना है। ठीक है, इस पेपर में जो है 80 में से 80 लाना है। इसी के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और हम लोग हर एक चैप्टर को पूरे डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं, और हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 5वां चैप्टर पर चर्चा करेंगे, और हम लोग का टारगेट है कि 15 जनवरी तक आप लोगों को मैं पूरा का पूरा कॉमर्स का जो पेपर अकाउंटेंसी का है, जिसमें आप लोगों का 80 मार्क्स का होता है, तो 80 में से 80 लाना है। इसके लिए मैं इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा करके, और चैप्टर वाइज एमसी को कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है कि आप लोगों का जो पेपर है ये 80 में 80 कैसे आएगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग 5वां चैप्टर को शुरू करते हैं, और जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि आप लोगों का सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप लोगों का डबल एंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हम लोगों का डबल एंट्री सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हम लोग वन बाय वन हर एक चीज़ को समझेंगे, और जो भी इसके एमसीक्यू बनेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इसको समझते हैं कि देखिए, आप लोग सुने होंगे एक बहुत अच्छा कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है। अगर कोई चाहे अपना एक हाथ को कितनों भी किधर से किधर कुछ भी मूवमेंट कर ले, ताली नहीं बजेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टी से बिजनेस नहीं चलता है। ठीक है, अगर कोई एक आदमी रहेगा तो एक आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, यानी कि लेन देन नहीं होता है। ठीक है, हम क्या बोलना चाहते हैं कि एक आदमी से लेन देन नहीं होता है। लेन देन के लिए कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि कम से कम 2 पार्टी रहेंगे, तभी जाके कोई भी लेन देन होगा, अन्यथा लेन देन नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर कोई सेलर है, यानी कि अगर कोई विक्रेता है, तो विक्रेता अगर चाहे तो अकेले किसी चीज को नहीं बेच सकता है ना। उसके लिए क्रेता का होना जरूरी है। विक्रेता तभी बेचेगा जब एक क्रेता होगा। ठीक है, क्रेता यानी कि अगर एक सेलर है तो एक परचेजर होगा। ठीक है, एक परचेजर होगा। अगर एक कोई डेटर्स है तो एक क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, आगे डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि एक पार्टी से कुछ नहीं होता है, कम से कम हम लोगों को 2 पार्टी चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कोई भी लेन देन के लिए। लेन देन के लिए कम से कम 2 पार्टी चाहिए ही चाहिए। कितने पार्टी चाहिए? 2 पक्षकार चाहिए, यानी कि हम लोग को कम से कम टू टू पार्टी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो जो भी घटना घटेगा, जो भी घटना घटेगा, उसको 2 साइड, दो दो जन लिखेगा, 2 पार्टी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई मान लेते हैं कोई चीज़ का बिक्री हुआ, मान लेते हैं कि 50,000 का माल का बिक्री हुआ। ठीक है, तो 50,000 की अगर माल की बिक्री होती है, तो सेलर अपने अकाउंट में लिखेगा, अपने खाता में लिखेगा, और परचेजर अपने खाता में लिखेगा। यानी कोई भी जो घटना घटित होता है, यानी कि जो भी लेन देन होता है, ये कम से कम दो दो व्यक्तियों के खातों को प्रभावित करता है। ठीक है, एक पार्टी, पार्टी वन इसको नाम दे दिए, है ना, पार्टी वन, और एक जन का नाम दे दिए हम पार्टी टू। यानी किसी भी लेन देन में
जो भी घटना घटित होता है, जो भी लेन देन होता है, जो भी उसका ट्रांजेक्शन होता है, ये दो पार्टी को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि एक एंट्री यहाँ पर होगा और एक एंट्री यहाँ पर होगा, ठीक है। ये अपना बिक्री के लिए करेगा, सेलिंग के लिए करेगा, और ये इसी चीज़ को अपने परचेजिंग के लिए करेगा, ठीक है। यानी कोई भी घटना का दो पक्ष में, दो पार्टी में प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक घटना को हम लोग दो पक्ष में लिखते हैं, एक बार ये लिखेगा, एक बार ये लिखेगा, ठीक है। यानी कि एक घटना को जो दो बार लिखा जाता है, दो पक्षों के बीच में लिखा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी घटना को जो दो पक्षकारों के बीच होता है तो दोनों पक्ष अपने अपने साइड में लिखेंगे, तो इसी को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली होता क्या है ना। देखिए, अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग कितना प्रकार का होता है, पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग कितना प्रकार का होता है ना। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लेखांकन प्रणाली के प्रकार, लेखांकन प्रणाली के प्रकार, प्रणाली के प्रकार, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बेसिकली बेसिकली देखा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों तीन प्रकार की प्रणाली होती है, ठीक है। तीन प्रकार की प्रणाली होती है, इसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा तीन प्रणाली होता है, ठीक है। तीन प्रणाली होती है ना। पहला को बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक हरी लेखा प्रणाली, एक हरी लेखा प्रणाली। दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको कहा जाता है भारतीय लेखांकन प्रणाली, और तीसरा जो होता है हम लोगों का डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसको बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, प्रणाली, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बेसिकली तीन प्रकार का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। पहला का नाम हम लोग दे सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा का इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, तीसरा का डबल एंट्री सिस्टम। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। इन सबको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो आप लोग का चैप्टर है ये आप लोगों का है डबल एंट्री सिस्टम। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग का मेन टॉपिक ये है, यही हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर का ही नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है, डबल एंट्री सिस्टम, एंट्री सिस्टम, तो मेरे प्यारे दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया कि कोई भी घटना, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन को जो दो पक्षों के बीच में लिखा जाता है, दो बार लिखा जाता है। एक बार एक पक्षकार लिखेगा पार्टी वन, और सेम चीज को सेकेंड पार्टी भी लिखेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का फादर कौन है, इनके पिता कौन है, इनके जनक कौन है, तो इनका नाम उभर के आता है फ्रा लुकास पेसियोली का, ठीक है। इनके फादर जो हैं फ्रा लुकास पेसियोली, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इनको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे फ्रा ल्यूकास, ल्यूकास पेसियोली,
पेसियोली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फ्रा लुकास पेसियोली है, इन्हीं को डबल एंट्री सिस्टम का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है। तो आंसर देना है फ्रा लुकास पेसियोली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली में एक जगह है जिसका नाम है वेनिस नगर। इटली में एक जगह है जिसका नाम क्या है? वेनिस नगर। तो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का पिता क्यों कहते हैं? और भी तो कोई हो सकता है, गोलू मोलू भोलू कोई भी हो सकता है, गोलू मोलू फोलू कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्रा लुकास पेसियोली ही क्यों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात है आपका 1494 का, ठीक है, 1494 का, 1494 का। इन्होंने कुछ किताब लिखे थे, ठीक है, कुछ किताब लिखे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किताब जो था कुछ इस प्रकार से था, ध्यान दीजिएगा। इनका बेसिकली 3 किताब प्रकाशित हुआ था। एक किताब का नाम था सुमा डे अर्थमेटिका, सुमा डे अर्थमेटिका, अर्थमेटिका। दूसरा पुस्तक का नाम था जियोमेट्रिका, ज्योमेट्रिका। और तीसरा पुस्तक का नाम था प्रिपोर्शनेट, प्रोपोर्शोनिट एट प्रीपोर्शोनिटा, पोर्सोनोलिटा। ये 3 पुस्तक था, ठीक है। ये 3 पुस्तक इनका प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, लिखे थे 1494 में। किसने लिखे थे? फ्रा लुकास पेसियोली ने, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक अध्याय था, ठीक है, इसमें एक चैप्टर था। बाद में इसको भी एक किताब का दर्जा मिला, लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग में एक चैप्टर था, और चैप्टर का नाम था दी कंप्यूटिसेट, दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टरीज, ठीक है। ये एक चैप्टर था, बाद में इसको भी एक पुस्तक का दर्जा मिल गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बुक में उन्होंने वर्णन किया कि कोई भी जो लेन देन होता है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो इस एक ट्रांजेक्शन को 2 जगह लिखा जाता है ना। क्योंकि लेन देन होता है तो कम से कम 2 पार्टी के बीच में होता है, एक पार्टी 1 और दूसरा पार्टी 2। अगर एक क्रेता है तो एक विक्रेता रहेगा, कोई भी हो 2 पक्ष रहेगा ही। जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उसी प्रकार से एक पार्टी से लेन देन नहीं होता है। लेन देन करना है तो कम से कम 2 पार्टी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगर 2 पार्टी के बीच में लेन देन होता है, तो ये पार्टी भी अपना खाता में लिखेगा, ये पार्टी भी अपना खाता में लिखेगा। यानी एक घटना को, एक लेन देन को 2 पक्षकारों के बीच में 2 पक्षकार लिखते हैं अपने अपने खातों में। यानी कि एक ट्रांजेक्शन का 2 एंट्री होता है ना। एक ट्रांजेक्शन का 2 एंट्री होता है, इसी को कहा जाता है डबल एंट्री, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में लिखते हैं, उसी को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स में अगर हम लोग देखते हैं, आगे चल के आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि कोई भी घटना घटित होता है, जो कोई भी घटना घटित होता है, तो कॉमर्स में जो कोई भी हम लोग एंट्री करते हैं तो 2 साइड होता है। एक साइड का नाम है डेबिट साइड, जिसको शॉर्टकट में डीआर कहा जाता है, और एक साइड होता है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसको शॉर्टकट में सीआर कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि अगर पार्टी 1 एक घटना को डेबिट साइड में लिखता है, तो सेम घटना को सेकेंड पार्टी यानी पार्टी 2, पार्टी ए और पार्टी बी, उसको क्रेडिट साइड में लिखेगा, ठीक है। मैं फिर से इसको डिटेल बताता हूँ। मान लेते हैं कि राम है और मोहन है, 2 है। राम ने मोहन को कुछ सामान बेचा, मान लेते हैं कि 50,000 रुपया का माल बेचा। तो उदाहरण के तौर पर अगर राम जो है इस लेन देन को
क्रेडिट साइड में लिखता है तो मोहन सेम लेन देन को डेबिट साइड में लिखेगा। यानी अगर एक पक्ष जो है किसी एक साइड को अपनाता है, अब कौन सा पक्ष अपनाएगा, वो अकॉर्डिंग टू लेन देन, लेन देन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन और अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, डेबिट और क्रेडिट्स के रूल के अनुसार, है ना। लेकिन सिंपल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो हम लोग यही समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टी डेबिट का यूज किया तो दूसरा पार्टी सेम ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट को यूज करेगा, है ना। इसी को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। यानी ये एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि ये भी डेबिट में लिख दिया सेम ट्रांजेक्शन के ये भी डेबिट में लिख दिया, ये क्रेडिट में लिख दिया सेम ट्रांजेक्शन की ये क्रेडिट में नहीं, ये फिर सिस्टम नहीं कहलाएगा, है ना। एक सिस्टम होता है, अगर ये डेबिट साइड में लिखता है तो सेम ट्रांजेक्शन को ही क्रेडिट साइड में लिखेगा, अगर ये क्रेडिट में लिखता है तो सेम ट्रांजेक्शन को ही डेबिट में लिखेगा। यानी कि जो एक सिस्टम होता है उसी को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मैं कॉमर्स पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म में कि 80 में 80 दिलाऊंगा, पूरा घोल के पिला दूंगा तब जाके 80 में 80 दिलाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा घोल के पिला दूंगा तब जाके आप लोगों को 80 में 80 दिलाऊंगा, है ना। मैं वही बात करूंगा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया कि डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली होता क्या है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसकी विशेषताएं, डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं। तो हम लोग का हेडिंग है फीचर्स ऑफ फीचर्स भी बोल सॉरी फीचर्स भी बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं, हिंदी में बोल देंगे इसको दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। है ना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रणाली का न्यायपूर्ण होना। यानी कि ये जो प्रणाली है ये पूरी न्यायपूर्ण है ना, अन्याय नहीं है, न्याय है, हर कोई एक्सेप्ट करता है, सही है। दूसरा है नियमों के अनुसार लिखा। ऐसा नहीं कि उटपटांग लिख दिए अपने हिसाब से, नहीं, आपको नियम में लिखना है। नियमों के अनुसार लेखा सॉरी दोस्तों। थर्ड है दोनों पक्षों में लिखा। दोनों पक्षों में लिखा, आपको दोनों साइड में लिखना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। चौथा पॉइंट है अंकगणितीय संबंधी शुद्धता का ज्ञान। आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए तभी जाके लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि राम ने श्याम को बेचा, अब कितना का माल बेचा यही आपको नहीं पता है तो आप क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, है ना। मैंने कोई सामान खरीदा, कितना का खरीदा नहीं पता तो क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। यानी उसका कितना वैल्यू है, वैल्यू यानी कि अंकगणितीय संबंधित शुद्धता का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है कि दोनों भागों में लिखा। ये था कि दोनों पक्षों में लिखा, और ये कि दोनों भागों में लिखा। कहने का मतलब, इसका मतलब हुआ कि पार्टी ए भी लिखा और सेकेंड पार्टी भी लिखा, यानी पार्टी बी भी लिखा। और इसका मतलब है कि डेबिट में भी लिखा गया और उसको क्रेडिट में भी लिखा गया। तो ये टोटल 5 इसकी विशेषताएं हैं, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं इसके लाभ कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या लाभ हैं, है ना। डबल एंट्री सिस्टम के लाभ, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, कि दोहरा लेखा प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं। अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। इसके लाभों पर चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसके लाभों पर हम लोग चर्चा करते हैं तो चलिए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग लाभों को देखते हैं, और टोटल हम लोग लगभग 10-12 लाभ देखेंगे। आप लोगों को 4-5 लाभ देखते देखते समझ में आ जाएगी क्या क्या लाभ है। पहला तो है कि यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। क्या प्रणाली है? वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रणाली है कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है एक साइंटिफिक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। एक वैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा पॉइंट है इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों का लेखा होता है, दोनों पक्षों का लेखा होता है। एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट, है ना, दोनों पक्षों का लेखा होता है। तीसरा है अंकगणितीय शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वेरिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। फोर्थ है धोखेबाज की कम संभावना, धोखेबाजी की कम संभावना। इसमें क्या होगा कि धोखेबाजी की कम संभावना होगा। जैसे कि राम ने श्याम को बेचा और श्याम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि पता नहीं, तुम तो हमको झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं बेचे हो, मुझे कहाँ दिए हो। तो राम भी लिखा है, श्याम भी लिखा है, कहाँ जाओगे? पकड़ा जाओगे, है ना। तो धोखेबाजी की कम संभावना होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होने का बहुत कम चांस रहता है ना। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्थिति का ज्ञान, आर्थिक स्थिति का ज्ञान, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को जानना नहीं है, लगभग इतना जान गए तो काफ़ी है। चलिए और एक आध इम्पोर्टेंट है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का है तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पेरेटिवली
कंपैरेटिव स्टडी, अगर हमको तुलना करना हो तो तुलना कर सकते हैं आसानी से, है ना। नेक्स्ट है 7वां लिखिएगा, त्रुटियों को ठीक करना। अगर कोई त्रुटि हो गया है, सपोज लिखना था 50,000, लिख दिया है 5,000, तो कोई एक पार्टी गलती करेगा, दोनों पार्टी तो गलती नहीं कर सकते हैं एक साथ। अगर राम ने 50,000 की जगह 5,000 लिख दिया, लेकिन श्याम ने तो 50,000 लिखा है, तो अगर कोई त्रुटि हुआ है तो हम उसको सुधार कर सकते हैं, है ना। ये इसका बेनिफिट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो भी एरर्स होंगे हम उसको रेक्टिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोचपूर्ण। क्या है लोचपूर्ण, यानी कि फ्लेक्सिबल है। लोचपूर्ण यानी कि फ्लेक्सिबल है, तो बहुत सारे लाभ हैं, तो लगभग हम लोग 8-10 देख लिए, काफ़ी है, इतना ही आएगा, है ना। तो इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है ना। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं कि इसके कितने स्टेप होते हैं, है ना, स्टेज होते हैं। तो अब हम लोग का हेडिंग है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, दोहरा लेखा प्रणाली के चरण, कि कितना चरण होता है, यानी कितना स्टेप होता है, कितना स्टेज होता है ना। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। बेसिकली कितने स्टेप होते हैं, इसका 3 स्टेप होता है। और तीनों स्टेप क्या क्या है, इसको हम लोग चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसका जो 3 स्टेप होता है, तो हम लोग तीनों को देखते हैं, चलिए क्या क्या 3 स्टेप होता है ना। पहला स्टेप है लेन देनों को पहचान करना। लेन देनों को पहचान करना कि लेन देन किस कैटेगरी का है, क्रय है, विक्रय है, नगद है, उधार है, कैसा है, लेन देनों की पहचान करना। सॉरी, लेन देनों की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ, या फिर आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट है चीज़ों को लिखना और क्लासिफाई करना, यानी कि लेन देनों का वर्गीकरण करना एवं, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लेन देनों का वर्गीकरण एवं लिखना को, यानी कि चीज़ों को रिकॉर्डिंग करना, पोस्टिंग करना, है ना। लिखना इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग करना, पोस्ट करना, ठीक है। हम इसको बोलेंगे क्लासिफाइंग एंड पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब होता है लिखना, है ना, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। और तीसरा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिपेयर, यानी हम बोल सकते हैं अंतिम खाता तैयार करना। क्या तैयार करना, अंतिम खाता तैयार करना।
इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स बनाना, है ना, या फिर फाइनल स्टेटमेंट बनाना भी सही हो जाएगा, दोनों सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इसको पूरा डिटेल समझते हैं थर्ड पॉइंट को, क्योंकि थर्ड पॉइंट में क्या क्या होता है। तो अगर तीनों को हम लोग मिला के देखेंगे तो क्या होगा, और अगर फाइनल अकाउंट को देखेंगे तो चलिए हम लोग तीनों को ही मिला के देखते हैं एक बार, कि तीनों को मिलाते हैं तो किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है ना, कितने स्टेप में होता है। और अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। अगर डायग्राम समझ गए तो आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लेन देन होता है। सबसे पहले क्या होता है, लेन देन, यानी कि ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन के बाद उसका भाउचर बनता है, वही ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जिसका भाउचर बनता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा, अगर आप लोग कोई ऑथेंटिक शॉप से कुछ भी खरीदेंगे तो आपको बिल जरूर देगा, है ना, तो उसको एक प्रमाण देगा, प्रमा प्रमाणक देगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक यानी कि भाउचर देगा, क्या देगा आपको, भाउचर। तो जो भी घटना घटेगा, जो भी लेन देन होगा, उस पर भाउचर का एंट्री जरूर होगा, भाउचर्स मिलेंगे। भाउचर जैसे ही मिलेगा उसको हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री, यानी कि रोजनामचा में। इसमें लिखा जाता है रोजनामचा में। ये रोजनामचा क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा। इसको बोलते हैं जर्नल, जर्नल बनेगा। जर्नल के बाद बनता है सब्सिडरी बुक। क्या बनता है, सब्सिडरी बुक, यानी कि इसको बोलते हैं सहायक पुस्तक। सहायक पुस्तक, पुस्तक इसको कहा जाता है सब्सिडरी बुक। क्या कहा जाता है, सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक कहा जाता है, ठीक है, सब्सिडरी बुक। उसके बाद सब्सिडरी बुक बनने के बाद बनता है खाता बही। क्या बनता है, खाता बही। खाता बही को कहा जाता है लेजर। क्या कहा जाता है, लेजर पोस्टिंग, है ना, लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, यानी कि इसको बोलते हैं तलपट। तलपट यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में बनता है फाइनल अकाउंट, यानी कि अंतिम खाते, अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट, शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंतर्गत तीन एक अकाउंट बनता है, यानी कि इन तीनों को मिला करके फाइनल अकाउंट कहा जाता है। देखिए, फाइनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है तो पहला आता है व्यापारिक खाता या फिर व्यापार खाता, ठीक है, व्यापार खाता बोलिए या फिर व्यापारिक खाता, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनता है लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा बनता है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, ठीक है, इसको कहा जाता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों को मिला करके, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, इन तीनों को मिला करके फाइनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, है ना। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि किसको क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांजैक्शन से लेकर के सब्सिडरी तक को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, इसको कहा जाता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। क्या कहा जाता है इसको,
इसको कहा जाता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ठीक है, इसको कहा जाता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, लेजर को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इन दोनों कहने का मतलब इसमें आपका ये तीनों भी शामिल हो गए, नीचे का तीनों, क्योंकि इसी के अंदर आता है ना। इन दोनों को कहा जाता है सारांश, यानी कि समरी। क्या कहा जाता है? समरी कहा जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे चल के एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे। इसमें कोई ये नहीं है, बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है घबराने की, हम लोग हर एक चीज़ को पूरे डिटेल में समझेंगे, है ना। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एक होता है प्राइमरी बुक, इसको बोलते हैं प्राथमिक पुस्तक। ठीक है, प्राथमिक पुस्तक, रुकिए एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। प्राथमिक पुस्तक, प्राथमिक पुस्तक यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी बुक। आप लोगों को जानना होगा कि प्राइमरी बुक के अंतर्गत कौन कौन से बुक आते हैं, है ना। प्राइमरी बुक के अंतर्गत कौन कौन से बुक आते हैं, तो इसको हम लोग चलिए समझते हैं। तो इसका बेसिकली दो पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है जर्नल एंट्री, जिसको रोजनामचा कहा जाता है रोजनामचा, और दूसरा आता है आपका लेजर। और लेजर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग उसको डिटेल में समझते हैं। तो जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी प्रकार के अकाउंट होते हैं, सारे के सारे अकाउंट लेजर होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। अब देखिए आप लोग नाम सुने होंगे केसबुक का, नाम सुने ही होंगे केसबुक का। तो केसबुक क्या है? केसबुक भी एक प्रकार का लेजर है। केसबुक क्या है? जितना भी बुक है, जितना भी अकाउंट है, सारा के सारे लेजर होते हैं। ठीक है, और इनके कुछ अन्य पुस्तकें हैं, और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, जैसे कि केसबुक तो एक हुआ ना, बहुत सारा बुक है, जैसे आपका केसबुक हुआ, परचेज बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, है ना। इसके अंदर आता है, लेजर के अंदर, ये सारे लेजर के ही उदाहरण हैं। ये सारे के सारे क्या है? लेजर के उदाहरण है। परचेज रिटर्न बुक्स हुआ, परचेज रिटर्न्स बुक हुआ, सेल्स रिटर्न बुक्स हुआ, सेल्स रिटर्न बुक्स बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स, जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर क्या है, इसको मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल प्रॉपर क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों को हम लोग कहते हैं प्राइमरी बुक। ठीक है, किसको किसको? जर्नल को और लेजर को, जर्नल को और लेजर को प्राइमरी बुक कहा जाता है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में इतना ही थ्योरिकल पार्ट था, मैंने हर एक चीज़ को डिस्कशन किया। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तभी जाके आप लोग अंत तक बने रहें, नहीं तो आप लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो मज़ा आप लोग ले रहे हैं, ये आप लोग हर एक को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, है ना। जो भी आप लोगों के भाई बंधु सगा संबंधी, हर किसी तक ये पहुंचाइए,
और सबका सिलेक्शन हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। और इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। भगवान हम लोग को शक्ति बुद्धि दे ताकि हम लोग 80 में 80 ला पाएँ और हम लोग सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। यही हम लोग का मेन टारगेट है। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग इसी प्रकार से 1 बाय 1 करते करते हर एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे 15 जनवरी तक। यही हम लोग का टारगेट है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, है ना। जो भी आप लोगों को सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।